मैं कह रही फिफ्थ जो चैप्टर पढ़ाऊंगा सेट ए में, जो फिफ्थ चैप्टर पढ़ाऊंगा उसको कहूंगा नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन ये पांचों जो चैप्टर है बेटे, इसको पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर आसान हो जाते हैं, बाकी फंक्शनल ग्रुप बच जाते हैं। उसको पढ़ने में ज्यादा तमाशा नहीं है, आसानी से खत्म हो जाता है। तो देखो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर आसान है, सबसे आसान नोमेनक्लेचर है। देखो कभी भी मैं बताऊंगा, यदि ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको पढ़ने से पहले बच्चों ये बताओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते किसको है। तो कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं यहां लिख रहा हूं, कॉपी करना, ठीक है। कंपाउंड्स विच contain carbon, hydrogen and their derivatives are called organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेरी बात सुनो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन और उसके कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। दूसरी बात ये बताओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा क्या? कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, मॉलिक्यूल्स हैव क्या क्या हो सकता है बेटा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें होगा कार्बन हाइड्रोजन, ये मस्ट भी प्रेजेंट होगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन होना ही चाहिए। हाँ, इसके अलावा और भी चीज हो भी सकते हैं, जैसे सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सारे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन क्या होगा बाबू? मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। आसान है, भारी नहीं है। फिर से सुनो, आसान है। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन या उसी के डेरिवेटिव को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरी बात, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में क्या क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन। हाँ, बाकी एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो। हम तो पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में नोमेनक्लेचर हम करते क्यों है? नोमेनक्लेचर इसलिए करते हैं ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दो नंबर में नहीं, बहुत संख्याओं में मिलते हैं, लगभग बिलियंस और ट्रिलियंस में मिलते हैं। तो क्या सबको पकड़ पकड़ के आप नाम याद रखिएगा? नहीं ना। तो कीजिएगा क्या, आप एक सेट ऑफ रूल्स बना दीजिएगा, जिस सेट ऑफ रूल्स से आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आसानी से नाम लिख दें, ताकि आपको सारे मॉलिक्यूल्स को याद रखने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो यही कारण है कि हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो अब सवाल उठता है कि नोमेनक्लेचर में भाई कार्बन इतना ज्यादा मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है? इतना ज्यादा कंपाउंड, तो कार्बन की कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो आप लिखें यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इसको कॉपी करिए। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। और कार्बन का सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी होता है बच्चों कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन ये क्या है? कैटिनेशन, कैटिनेशन बहुत बड़ा चीज है, वर्ड बहुत भारी है, मतलब भारी नहीं है। सुनो मेरी बात, क्या है कैटिनेशन? कैटिनेशन है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, मतलब कार्बन को कार्बन से जुड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कार्बन आसानी से कार्बन से जुड़ जाता है, समझ लीजिए ग्लू की तरह है। कार्बन जुड़ता चला जाता है और लंबे लंबे चेन बनाता है। किसी
तरह जोड़ दो, कार्बन जुड़ जाएगा, ठीक है। और इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है ये हायर बॉन्ड को सपोर्ट करता है, मतलब इनका बॉन्ड जो है इतना सफिशिएंट एनर्जी का होता है ताकि ये लंबे लंबे चेन बना सकता है। तो क्या डेफिनेशन लिखे कैटिनेशन का? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज नोन एज, क्या कहते हैं? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब कार्बन आसानी से कार्बन से जुड़ता चला जाता है, यही कारण इसका जो नंबर होता है ह्यूज नंबर होता है। दूसरी बात है बेटे, दूसरी बात है कि कार्बन के अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल में एक और भी होता है जिसमें कार्बन जैसा ही प्रॉपर्टी होता है, जिसको नाम देते हैं सिलिकन। सिलिकन के पास भी कैटिनेशन बना पाया जाता है, मगर आप याद करो कि सिलिकन का मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होता है? S8 क्राउन शेप। बताए गए होंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर, आपको बताए होंगे कि दो को बड़ा बड़ा W बना दो और दोनों को इस तरह जोड़ दो, हर एक हेड पर सल्फर रख दो, यही क्राउन शेप होता है सल्फर। इसमें भी पाया जाता है मगर इतना ज्यादा नहीं पाया जाता जितना कार्बन में पाया जाता है, इसीलिए कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का आपस में मिल जाना। मेरी बात सुनो, जैसे मान लो तुम तीन दोस्त हो, तीनों के पास 3 लड्डू है और तीनों लोग लड़ रहे थे, मेरा लड्डू बढ़िया, मेरा लड्डू बढ़िया, बढ़िया लड्डू बढ़िया। मम्मी आई, तीनों को मारी और तीनों का लड्डू छीन के एक लड्डू बना, फिर 3 लड्डू बनाई, तीनों का लड्डू लेके एक बॉल में मिक्स की और फिर 3 लड्डू बनाई और तीनों को बांट दी। अब बताओ किसका लड्डू बराबर, किसका लड्डू बढ़िया? तीनों का लड्डू बराबर ना। यही है बेटा मिक्सिंग ऑफ लड्डू। यहाँ लड्डुओं को भी मतलब ऑर्बिटल तो लड्डू समझो, उनको इंटरमिक्स करके नया ऑर्बिटल बनाना जिसका एनर्जी, शेप, साइज, स्टेबिलिटी सब बराबर है, उसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। लड्डू जैसे आपके पास अलग अलग लड्डू थे, सबको मिला के 3 लड्डू बनाया गया, उसी तरह यहां पर भी 3 लड्डू, यहां पर भी ऑर्बिटल जितने भी अलग अलग एनर्जी लेवल के थे सबको मिला के एक जैसा ही लड्डू बना दिया गया, एक जैसा ही ऑर्बिटल जनरेट किया गया जिसका एनर्जी, शेप, साइज सब सेम है, उसी को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल टू जनरेट न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप, साइज और एनर्जी, स्टेबिलिटी and which participate in chemical bonding उसी को क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन और कुछ नहीं है बेटे, मिक्सिंग ऑफ लड्डूज है। आ गया समझ में? टर्म से डरिए मत, टर्म बहुत आसान है, टर्म से घबराने की बात नहीं है, आसान टर्म है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अंग्रेजी का। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आप लोग समझिए, मिक्सिंग ऑफ लड्डू। जैसे लड्डू है, लड्डू की जगह ऑर्बिटल रख लीजिए, ऑर्बिटल को मिलाए, फिर नया ऑर्बिटल बनाए जिनका एनर्जी, शेप, साइज, स्टेबिलिटी सब सेम है और वही केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेंगे। इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बड़ा टर्म है मगर है इसमें, ठीक है। जैसे हम समझाने का कोशिश करें, इससे होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन से होता है, जैसे आप कार्बन का तो नाम सुने ही होंगे, कार्बन की स्टडी कर रहे हैं, कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s 2s 2p। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में इसमें आउटर मोस्ट में कितने 2p में इलेक्ट्रॉन है? 2 ही, मतलब ये कितना बॉन्ड बना सकता है? 2।
मगर ये बनाता कितना है, 4 ना, इसलिए इसको एक्साइटेड, ये कौन सा स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। जीएस का मतलब क्या हुआ बच्चों, ग्राउंड स्टेट। और यदि इसी को एक्साइटेड स्टेट में ले जाए, एक्साइटेड स्टेट में लेके चले जाए, तो इसमें क्या होता है, 2s का इलेक्ट्रॉन हायर प्रमोट हो जाता है, हायर ऑर्बिट में प्रमोट हो गया, हायर ऑर्बिट में प्रमोट हो गया। अब इन तीनों को मिक्स कर दिया, यदि तीनों ऑर्बिटल को मिक्स कर दिया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा बच्चों, sp3। यदि एक s और तीनों p को मिला दिया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है कार्बन का, sp3। और ये तो आपको पता ही होगा कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होता है, और टेट्राहेड्रल शेप होता है। और मेरी बात सुनो, जैसे कि देखो CH4 कितना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और जो भी टेट्राहेड्रल 4 बॉन्ड होगा जिसमें, उसमें सारे कार्बन सिंगली होंगे, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, सारा बॉन्ड सिंगल होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 4। कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 4। जैसे CH3 CH3, यहां भी देखो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां देखो इसे लिखा है, जैसे CH3 CH3 में मैं दिखाऊं, यहां पर भी देखो कार्बन कितने, ये कार्बन कितना से जुड़ा हुआ है, कितना एटम से जुड़ा हुआ है, 3 एटम से, 4 एटम से जुड़ा हुआ है ना। जैसे देखो 1 2 3 और 4 एटम से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्या हो सकता है, पहला यदि एक s और तीनों p को मिला दिया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। एक s और 2 p को मिलाया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब इसका शेप कैसा होगा, शेप होगा, बॉन्ड एंगल कितनी होगी पहले ये बताओ, 120। शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब कम से कम यहां एक डबल बॉन्ड तो मौजूद होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक s और 2 p पार्टिसिपेट किया है, एक अनहाइब्रिडाइज है, जो अनहाइब्रिडाइज है वो क्या करेगा, इस तरह का बॉन्ड, जो अनहाइब्रिडाइज है, जो अनहाइब्रिडाइज लोग में जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा बॉन्ड, p पाई, याद रहेगा कौन सा बॉन्ड, p पाई। अब मेरी बात सुनो, जैसे यहां देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो, मतलब एक बॉन्ड तो सिग्मा हो गया और दूसरा एक और बॉन्ड बना, मतलब यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। घबरा मत, पाई कुछ होता नहीं, एक और एडिशनल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा के अलावा जो बॉन्ड बने वो पाई बॉन्ड है, कहीं पर भी एक से ज्यादा बॉन्ड बन रहा है तो दूसरा पाई बॉन्ड ही होगा, याद रखना, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। दूसरी बात मेरे पास, यहां कोई एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 3, 1 2 और 3 एटम से जुड़ा हुआ है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी एक एटम कितने एटम से जुड़ा होगा, 1 2 और 3। उसी तरह बेटा यदि कार्बन ने एक s और 3 p को मिला दिया, एक s और एक p को मिला तब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, बोलो, sp। sp का मतलब कितना s मिला है, एक s और एक p, मतलब 2 p खाली है। यहां क्या होगा बेटा, इसका से बॉन्ड एंगल कितना होगा ये बताओ पहले, 180 डिग्री, और दूसरा 180 डिग्री, और यहां शेप कैसा होगा, लीनियर। और यहां पर ऑर्बिटल कैसे बनेगा बेटा, देखो अब तुम बताओ यहां पर कितने ऑर्बिटल खाली थे, 2 ऑर्बिटल ना, एक py और एक pz था ना, इस तरीका का py और pz, मतलब ये और ये हाइब्रिडाइज कर जाएगा, मिक्स करके बॉन्ड बनाएगा, और एक ये वाला मिक्स करेगा ना, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनके बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, यहां देखो कितने बॉन्ड बनेंगे, कितने बॉन्ड बन जाएंगे, एक सिंगल बॉन्ड के अलावा एक p पाई और एक और p पाई और एक ये बॉन्ड नहीं बनेगा। और ये बताओ यहां पर जो बॉन्ड है, यहां पर जो कार्बन है, वो एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, 2 एटम से जुड़ा हुआ है, एक इससे और एक इससे, और यहां कितना बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल। मतलब जब भी ट्रिपल बॉन्ड होगा उससे 2 एटम जुड़ेगा,
अब तुम सोचो मैंने कैसे कैसे बनाया था, ध्यान करो, थोड़ा सा देखो पहले, ये देखो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, घबराओ। ये देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 हाइब्रिडाइज में कितना, एक एटम कितने से जुड़ा हुआ था, 4 से ना, 4 से जुड़ा हुआ था। यदि sp2 की बात करें तो एक एटम कितने से जुड़ा हुआ था, 3 से, 3 एटम से जुड़ा हुआ था। 3 एटम से जुड़ा हुआ था। और sp की बात करें तो कितने एटम से जुड़ा हुआ था, 2। अब तुम सोचो एक बार कार्बन, 2 ही कार्बन है और उसका 2 ही कार्बन है और उनके बीच सिंगल बॉन्ड मौजूद है। दूसरी बार एक ही 2 ही कार्बन है मगर डबल बॉन्ड मौजूद है। तीसरी बार 2 ही कार्बन है मगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। इससे कार्बन की संख्या तो 2 ही रह गई, कार्बन तो 2 ही है मगर कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल बॉन्ड है, कभी ट्रिपल बॉन्ड है। इससे क्या हुआ, इससे इनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, बदल गई। प्रॉपर्टी, कलर, डेंसिटी सब बदल गई। इसका मतलब कार्बन कभी सिंगल बॉन्ड बना लिया तो अलग नाम, अलग प्रॉपर्टी, अलग प्रॉपर्टी। दूसरा डबल बॉन्ड बना लिया तो अलग नाम, अलग प्रॉपर्टी। ट्रिपल बॉन्ड बना लिया तो अलग नाम, अलग प्रॉपर्टी। इससे भी वैरायटी ऐड हो जाती है। इससे क्या होता है, अब बताओ कभी सिंगल बॉन्ड बना लिया तो अलग नाम लिखोगे, कार्बन 2 ही, कार्बन 2 ही, कार्बन 2 ही, मगर क्या हो रहा है, बहुत सारा ह्यूज नंबर में ये कंपाउंड बन जाएगा। कभी सिंगल बॉन्ड बना लिया तो उसका प्रॉपर्टी अलग, कार्बन 2 ही है, कार्बन 2 ही है, डबल बॉन्ड बना लिया प्रॉपर्टी अलग, कार्बन 2 ही है, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया प्रॉपर्टी अलग। इससे क्या हुआ, इससे कार्बन लाखों लाख कंपाउंड बनाए। ठीक है। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है, जो कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी होता है जिससे भी वैरायटी ऐड होती है, उसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। मेरी बात सुनो, फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं, एटम, देखो ध्यान से सुनो, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम विच, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, एटम या ग्रुप ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल्स के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं बेटे, फंक्शनल ग्रुप। दूसरी बात जैसे हम बताएं, इसीलिए CH3F, CH3Br, CH3I, CH3OH, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। इससे क्या हो गया बेटे, ध्यान से सुनो, ये देखो ये या तो सिंगल आइटम होंगे नहीं तो ग्रुप ऑफ आइटम होंगे। एक से ज्यादा आइटम है, ग्रुप ऑफ आइटम। जैसे यहां देखो 3 आइटम का ग्रुप है, तो सिंगल आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम जो मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर दे। जैसे सुनो यहां कार्बन कितना, A, यहां भी A, यहां भी A, यहां भी, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग गया जिससे इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज कर गई, इसका केमिकल नेचर सब चीज बदल गया। अब मतलब फंक्शनल ग्रुप अलग अलग लगा लिया और उसका प्रॉपर्टी, इससे भी इसकी संख्या कितनी हो जाती है, लाखों करोड़ों हो जाती है। तो क्या आप सबको पकड़ पकड़ के याद रखिएगा, नहीं ना। इससे क्या कीजिएगा, आप एक सेट ऑफ रूल बना दीजिएगा, जिस सेट ऑफ रूल से आप आसानी से इसका नाम लिख दीजिएगा। ठीक है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है बेटे, दूसरा है चौथा प्रॉपर्टी है इसका, ये ओपन चेन, ओपन, क्लोज, साइक्लिक, क्लोज, बाइसाइक्लिक। बाइसाइक्लिक बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। जैसे कार्बन को आप सीधा भी जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा जोड़ दीजिए, या इसका रिंग बना दीजिए, चेन में क्लोज कर दीजिए इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से जुड़ जाएगा। या 2 रिंग को आपस में जोड़ दीजिए, इससे भी इनकी वैरायटी ऐड हो जाती है, प्रॉपर्टी बदल जाता है और अलग अलग प्रॉपर्टी, अलग अलग मतलब मेरे कहने का मतलब, यदि आप या तो सिंगल ऐड कर दीजिए, आप सिंगल जोड़ना चाहते हैं सिंगल जुड़ जाएगा, क्लोज में साइक्लिक में बनाना चाहते हैं साइक्लिक बन जाएगा, 2 रिंग को जोड़ना चाहते हैं 2 रिंग जुड़ जाएगा। इससे भी क्या होगा,
इसमें वैरायटी ऐड हो गई। अब क्या मतलब ये ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाए, एक तो नहीं लाखों करोड़ों, ठीक है। तो क्या आप सबको याद रखिएगा? नहीं ना, आप एक सेट ऑफ रूल बना दीजिएगा और उसी सेट ऑफ रूल का स्टडी क्या है? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर और कुछ नहीं है, सेट ऑफ रूल्स का ही स्टडी है। तो हम क्या सीखे? हम ये सीखे कि कार्बन के पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टी होता है। कौन सा प्रॉपर्टी होता है? यूनिक प्रॉपर्टी। और कौन कौन होता है? सबसे पहला कैटिनेशन। क्या था कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, मतलब कार्बन आपस में जुड़ जुड़ के लंबा लंबा चेन बना देता है, इसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। दूसरा क्या था? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला था मैंने? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ लड्डूज। मतलब आप लड्डूज की जगह ऑर्बिटल ले लीजिए, हमको कोई मतलब नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑर्बिटल को मिक्स करना जिससे ऑर्बिटल का शेप, साइज, एनर्जी, स्टेबिलिटी सेम हो जाता है, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो कार्बन कभी सिंगल बॉन्ड बना लिया तो अलग नाम अलग प्रॉपर्टी, डबल बॉन्ड बना लिया तो अलग नाम अलग प्रॉपर्टी, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया अलग नाम अलग प्रॉपर्टी। इससे क्या हुआ? इसका संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है और जिससे इनका नाम रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? एक सेट ऑफ रूल बना देते हैं, जिस सेट ऑफ रूल से हम आसानी से नाम लिख देते हैं। दूसरी बात है बेटे, दूसरी बात, तीसरा जो पॉइंट है उसको कहते हैं कैटिनेशन। तीसरा जो पॉइंट है उसको कहते हैं, तीसरा पॉइंट जो है उसको कहते हैं बेटा कि ये तीसरा जो पॉइंट था उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या था बेटा? फंक्शनल ग्रुप वो था, जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या था? वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। जैसे बताया कि यदि फ्लोरीन लग गया तो उसका अलग नाम, एक ही कार्बन है, फ्लोरीन लग गया तो अलग नाम, एक ही कार्बन है, ब्रोमीन लग गया तो अलग नाम अलग प्रॉपर्टी। इससे भी इसकी संख्या बढ़ गई। और चौथा प्रॉपर्टी क्या था? कि भाई ओपन भी चेन बना सकता है, क्लोज भी बना सकता है, दो रिंग को आपस में जोड़ दीजिए, बाइसाइक्लो भी बना सकता है, स्पाइरो भी बना सकता है। इससे इनकी वैरायटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो कोई पूछे आपसे कि नोमेनक्लेचर क्या है? स्टडी ऑफ सेट ऑफ रूल्स, जिसके हिसाब से हम, नोमेनक्लेचर और कुछ नहीं, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके हिसाब से आप किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नाम लिख देते हो और कुछ नहीं, ठीक है। यदि हम अब चलिए अब मेरी बात देखिए, ये सेट ऑफ रूल्स बनाता कौन है? ठीक है, तो सेट ऑफ रूल्स हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं उस सेट ऑफ रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर हम जो सेट ऑफ रूल्स का इस्तेमाल करेंगे वो किसके द्वारा किया गया है? IUPAC के द्वारा। क्या फुल फॉर्म होता है पता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या नाम है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसी को बोलते हैं IUPAC। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसी के द्वारा बनाए गए सेट ऑफ रूल्स को हम स्टडी करेंगे। और हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे बेटे उसको देखिए ध्यान से। हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसको दो भाग में मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहला पढ़ेंगे बेटे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो पढ़ेंगे उसको कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ेंगे बेटे? तीन चीज। पहला एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। मतलब यहां कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, यहां कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा और यहां कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो मौजूद होगा ही होगा। सबसे पहले हम एल्केन पढ़ेंगे, फिर एल्कीन पढ़ेंगे, फिर एल्काइन पढ़ेंगे और उसके बाद हम किसमें आ जाएंगे बेटे? फंक्शनल ग्रुप में। अच्छा कोई बताएगा हाइड्रोकार्बन में जनरल फार्मूला क्या होता है? CHHY। क्या होगा बच्चों? CHHY, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप को इसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो हम लोग नोमेनक्लेचर को नेक्स्ट क्लास से प्रॉमिस शुरू करते हैं और आपको सारे वीडियो जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू।